दोस्तों आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करता होगा या म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानता होगा। तो आज मैं आपको म्यूचुअल फंड की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताने वाला हूं जो कि हम सब लोग फेस करते हैं लेकिन उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी लॉसेस होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता जब वो लॉसेस हमें हो रहे होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन सी है वो दो बड़ी प्रॉब्लम्स म्यूचुअल फंड की। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी, म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी आपके लिए इजी वे में लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी फ्यूचर में आपके लिए मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसमें एक तो है कि वो उनको जो है कैश पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती है। सेबी का नियम है कि कोई भी म्यूचुअल फंड 5 या 10% से ज्यादा कैश पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकता। जो भी पैसा उसके पास आता है वो सारा उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लेट से आपकी 500 रुपए की या 1000 रुपए की SIP हर महीने आपने कर रखी है, 1000 रुपए आप उस म्यूचुअल फंड को देते हो, तो उस 1000 में से 10% यानी कि 100 रुपए को वो अपने पास रख सकता है। उसके अलावा 900 रुपीज उसको इन्वेस्ट करने ही करने पड़ेंगे, चाहे मार्केट हाई पे चल रही हो चाहे लो पे चल रही हो। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि उनके पैसे इन्वेस्ट करने ही करने पड़ते हैं, जिसके चलते कि जैसे कि अभी मार्केट हाई पे चल रही है तो जो भी पैसा उनके पास SIP के रूप में आएगा वो सारा पैसा उनको हाई वैल्यूएशंस पर इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स को ना चाहते हुए भी हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि वो 10% से ज्यादा कैश मेंटेन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द रूल। अब बात यहां तक सीमित रहती तो भी बात अलग थी, लेकिन हमारे क्योंकि हम एज ए इन्वेस्टर्स भी अवेयर नहीं रहते, हमें पता नहीं होता, तो उसके चलते होता क्या है कि जब मार्केट्स गिरने लगती है तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जिसके बाद कि सब के सब अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और म्यूचुअल फंड्स के पास जो पैसा होता है वो हमारा ही दिया होता है। जब हम रिडम्पशन के ऑर्डर डालते हैं, पैसा अपना वापस मांगते हैं, तो उनको ना चाहते हुए भी वो सारा पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होता है स्टॉक सेल करके आपको वापस देना पड़ता है। अब क्योंकि वो सिर्फ 10% ही कैश रखते हैं तो कुछ रिडम्पशन लेवल तक तो वो कैश से पेमेंट कर देते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद उनको अपनी सिक्योरिटी सेल करनी ही पड़ती है, चाहे वो लो वैल्यूएशंस पर बेचनी पड़े। अब एज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर उन्हें तो पता है कि ये मार्केट साइकिल्स होती हैं, इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है और किस हिसाब से किस टाइम पे बाय सेल करना चाहिए। लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स हम इन्फॉर्म नहीं रहते। जब हमारा पैसा डूबने लगता है या मार्केट गिरने लगती है तब हम अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते कि हमें लॉसेस होते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो वैल्यूएशंस गिर जाती हैं, जिसके चलते हम पैसा निकाल लेते हैं। फिर जब मार्केट फिर से रिकवरी करनी शुरू करती है तो फिर से मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ने लगती है, फिर से सेंटीमेंट सुधरने लगता है, हमें लगता है हाँ भाई शेयर मार्केट फिर से रिटर्न देने वाली है, फिर से अच्छा परफॉर्म कर रही है, और फिर हम उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस चक्कर में हमें काफी लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि 100 रुपए की चीज के जब प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, जब हमें वो अट्रैक्टिव दिखने लगती है, तब तो हम उसे जाकर बाय कर लेते हैं। और जब वैल्यूएशंस गिरने लगती है, जब हमें उस चीज को और ज्यादा बाय करना चाहिए और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी SIP को बढ़ाना चाहिए, उस टाइम पे हम उस चीज को सेल करके निकल जाते हैं। तो इसमें ओवरऑल हमें लॉस ही होता है और म्यूचुअल फंड्स को ना चाहते हुए भी ये कैश पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती है और ना चाहते हुए भी हायर वैल्यूएशंस पर शेयर को बाय करना पड़ता है, क्योंकि हम जब पैसा लगाएंगे जब ही वो बाय करेंगे और जब हम अगर पैसा निकाल लेंगे तब उनको मजबूरी में सेल करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई पहली प्रॉब्लम कि म्यूचुअल फंड्स को कैश पोजीशन एक परसेंटेज तक मेंटेन करनी पड़ती है, वरना सारा पैसा उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड्स में वो ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड का जब साइज बड़ा हो जाता है, बहुत सारा पैसा उसके पास आ जाता है, तो ये म्यूचुअल फंड्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि किस कंपनी में वो इन्वेस्ट करें,
क्योंकि जब मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड 20-30 हजार करोड़ रुपए का हो जाता है तो इतना पैसा मैनेज कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो कि अच्छी होती हैं। अब मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड को कोई अच्छी कंपनी पसंद आ गई और वो कंपनी ही 1-2 हजार करोड़ रुपए की है और हर महीने उस अगर म्यूचुअल फंड के पास SIP ही 4-5 हजार करोड़ की आ रही है, तो कैसे वो इन्वेस्ट करेगा, कैसे उसे मैनेज करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड जब एक लेवल से बड़े हो जाते हैं तो अपनी स्कीम्स को बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से रिटर्न कम आते हैं। तो ये है म्यूचुअल फंड की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली, अब इनका सोल्यूशन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो इनके सॉल्यूशंस के लिए हमें एज अ इन्वेस्टर अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें पता होगा मार्केट साइकिल्स क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कब हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कब हमें SIP को बढ़ाना चाहिए, कब हमें SIP को कम कर देना चाहिए, तब ही हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और अपने पैसे पर अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। तो पहली प्रॉब्लम का तो यही सॉल्यूशन है कि हमें मार्केट साइकिल्स के बारे में पढ़ना चाहिए, किस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइम SIP को बढ़ाएंगे, ये सब कुछ उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है कि हमें एसेट अंडर मैनेजमेंट को समझना आना चाहिए कि किस म्यूचुअल फंड का AUM ज्यादा हो चुका है, अब वो ज्यादा रिटर्न नहीं बना सकता, ये पता होना चाहिए हमें, क्योंकि जब किसी म्यूचुअल फंड का AUM ज्यादा हो जाता है तो वो बड़ा फंड हो जाता है, और इतना भी कम AUM नहीं होना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड ज्यादा परफॉर्म कर ही ना पाए। तो ये डिफरेंट केसेस में अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंट इनके क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे डेट फंड्स में अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं या फिर इक्विटी फंड में अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये हमें देखना पड़ता है। एक वीडियो में ये सारी चीजें कवर कर पाना काफी मुश्किल है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मेरे पास लाइंड अप है। आने वाले टाइम में ये सारी वीडियोस आने वाली है, क्या कुछ देख के हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ये सब कुछ टॉपिक रेडी हैं, वीडियो आने वाले टाइम में आती जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और म्यूचुअल फंड की इन दो बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए, खुद को एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाने के लिए आप ऐसे ही हमारी फाइनेंस से जुड़ी सीरीज देखते रहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी इस चीज में कोई हेल्प करूं या कोई एडवाइस लेना चाहते हो, कोई सलाह लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप अपना नाम और अपना सवाल मैसेज कर सकते हो मेरे को, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो। वहां पर हम डेली फाइनेंस से जुड़ी रील्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं और बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको फाइनेंस से रिलेटेड मिल जाएगा। तो दोस्तों, आई होप म्यूचुअल फंड से जुड़ी प्रॉब्लम्स आपको समझ आई होगी। इनसे बचने के लिए, खुद को इन्फॉर्म रखने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।